दोस्तों अब हम बात करते हैं कृषि के चौथे प्रकार की और इसमें हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। हमने तीसरे प्रकार की कृषि की बात की थी, जीवन निर्वाह कृषि की। उस जीवन निर्वाह कृषि का एक आगे का स्टेप की यदि हम बात करें जिसके अंदर कृषि के उत्पादन व्यापारिक रूप से ले लिया जाता है, तो उस स्थान पर हम इसका नाम वाणिज्यिक अनाज कृषि के नाम से जाने जाते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर यदि कृषि के उत्पादकों को काम में लिया जाता है या उस स्तर पर कृषि की जाती है, तो हम यहाँ पर कृषि उत्पादन को व्यापारिक दृष्टि से देखते हुए यदि कृषि का उत्पादन किया जाता है तो इसकी परिभाषा को हम ले सकते हैं विस्तृत वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि के रूप में। यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है, आपको याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर जो खेत के जोतों का आकार है वो अन्य प्रकार की खेती के कृषि की तुलना में बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के रूप में बताना चाहेंगे कि क्षेत्रफल यहाँ 240 से 1600 हेक्टेयर भूमि में यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह तभी संभव हो पाता है जब विकसित देशों के अंदर जनसंख्या कम है और विस्तृत कृषि क्षेत्र बहुत अधिक है, वहां पर इस प्रकार की कृषि को किया जाता है और संपूर्ण कार्य यहाँ पे बड़े बड़े हेक्टेयर के जो कृषि के खेत है वहां पर मशीनों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर गोदाम, इसको उत्पादन को रखने के लिए गोदामों की विस्तृत व्यवस्था होती है। साथ ही हम बात करते हैं कि यहाँ पर मानवीय जो श्रम है वो न्यूनतम होता है, क्योंकि बड़े लेवल पर जब यहाँ पर फसलों का बोना, फसलों की कटाई या फसलों का उत्पादन किया जाता है तो मानवीय श्रम के स्थान पर यहाँ पर तकनीकी और मशीनी श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम बात करना चाहें तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंदर गेहूं, जौ, राई और तिलहन की प्रकार की जो फसलें हो वो उसको अधिक रूप से वहां पर विकसित देशों के अंदर कम मानवीय श्रम और यहाँ पर तकनीकी और मशीनों के द्वारा इसको किया जाता है। यदि हम यहाँ के परिक्षेत्र की बात करें, यहाँ के भौगोलिक परिक्षेत्र की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय के स्थान पर यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये इस प्रकार की अनाज कृषि, वाणिज्य कृषि की जाती है। यहाँ पर यूरेशिया के स्टेपीज के बागान, इसके अंदर उत्तरी अमेरिका में पीएससी के मैदान यहाँ पर इसको काम में लिए जाते हैं। अर्जेंटीना के अंदर यहाँ पर पंपास के मैदानों के अंदर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। आगे हम कृषि के 5 प्रकार के लिए बात करना चाहें तो हम बात करेंगे बागाती कृषि। बागाती कृषि जिस प्रकार शाब्दिक अर्थ या इसके नाम से जाना जाता है कि बड़े बड़े हम यहाँ पर बागाती या बागानों की व्यवस्था कर जाती है। जिस प्रकार आपने नाम सुना होगा बचपन में या अपने छोटी क्लासों के अंदर कि चाय के बागान, इसको आप इसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वाणिज्य कृषि के जो प्रकार हैं उसी के अंदर यहाँ पर भारत में या पूरे विश्व में इस प्रकार की खेती का प्रारंभ यूरोपीय देशों के लोगों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कृषि के उत्पादकों को पूरे यूरोपीय लोगों को पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और हम यहाँ पे बात करते हैं उदाहरण के लिए भारत के अंदर चाय के बागान इसके अंदर ले सकते हैं, मलेशिया के अंदर रबड़ के मैदान ले सकते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर यदि हम बात करें तो यहां पर इसके उदाहरण के लिए हम बात करें गन्ना और केले, इस प्रकार के बड़े बड़े बागानों के रूप में कृषि की जाती है जिसको बागाती कृषि के नाम से जाना जाता है। एक आधा नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, इस प्रकार यहाँ पर इसको फेजेंडा कहते हैं। यहाँ के बागाती कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों वो आपको याद रखनी होंगी और यहाँ पर इस प्रकार के बागान तैयार किए जाते हैं। तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे अधिक भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही यहाँ पर उन बागानों को लंबे समय तक और मेंटेनेंस रखने के लिए साथ ही उच्च प्रबंधन क्षमता वहां पर विकसित होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छा उत्पादन दे सके। साथ ही वहां पर बागानों को लंबे समय पर बोना, कटाई और मशीनी प्रक्रिया करने के कारण यहाँ पर तकनीकी और प्रबंधन फसल के लिए सबसे उपयोगी इसके अंदर विशेषताएं होती है। साथ ही यहाँ पर याद रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि बागाती कृषि के अंदर हम अन्य फसलें नहीं ले सकते, यह फसल चक्र का हम यहाँ पे काम में नहीं ले सकते। यहाँ पर हम एकल फसल चक्र के रूप में ही बागाती कृषि को काम में लेते हैं। साथ हम बात करना चाहेंगे आगे में जो कृषि का प्रकार है वहां है दूध कृषि। जिस प्रकार हम दूध कृषि की बात करते हैं, दूध उत्पादन
हमने बात की है कि फसल के साथ साथ, कृषि के साथ साथ यदि पशुचारण होता है, पशुओं का पालन होता है, दूध के लिए विशेष प्रकार के पशुओं का पालन यदि कृषि के साथ किया जाता है उसे दुग्ध कृषि कहा जाता है। और दुग्ध कृषि के लिए कृषि की विशेष तरीका इसमें काम में लिया जाता है। साथ ही हम बात करना चाहें तो इसके अंदर विकसित देशों के अंदर ये इस प्रकार को हम काम में लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर पशुओं के अंदर प्रजनन और पशुचारण आदि का इसमें हम साथ में ऐड कर सकते हैं। और नस्ल सुधार जो कृषि के डेयरी के फॉर्म तैयार किए जाते हैं। दूध उत्पादन कृषि के अंदर 3-4 चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। यह डेयरियों का इसमें फॉर्म बनाए जाते हैं। जो नस्ल अपने पशुओं की होती है वो उच्च कोटि की नस्लें होती हैं, उनके अंदर हम प्रजनन क्षमता विकसित की जाती है। और ये सारे के सारे हम काम करते हैं। विश्व के दूध उत्पादन कृषि की यदि हम बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इस प्रकार की कृषि, दूध कृषि की जाती है। हम यहाँ पर बात करें मिश्रित कृषि की। दूध कृषि मैंने इसलिए पहले लिया है कि हम मिश्रित कृषि आसानी से समझ सकें, क्योंकि हमने कृषि की बात की है, पशुपालन की बात की है। जब कृषि और पशुपालन दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि कहा जाता है। हमने यहाँ पर इसमें लिख भी रखा है फसल प्लस पशुपालन, अर्थात हमने ऊपर की फसल कृषि और नीचे की दूध कृषि को मिक्स करते हुए यदि दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। यह विकसित देशों के अंदर अधिक होता है। वहां पे पूंजी, संसाधन और वहां की तकनीकी और प्रबंधन कुशलता सब कुछ अच्छी होने के कारण वह उन दोनों प्रकार की कृषि को अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हैं। अतः मिश्रित कृषि के अंदर इस प्रकार को काम में लिया गया है। मिश्रित कृषि का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह नगरीय क्षेत्रों के आसपास किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के आसपास करने का कारण यह है कि यहाँ पर दूध और अन्य जो फल और सब्जियां होती हैं उनको आसानी से खराब होने से पूर्व हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने मिश्रित कृषि के अंदर कहा है कि इसमें कुशल और योग्य श्रमिक, भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। यह मिश्रित कृषि के विशेषताओं में आप याद कर सकते हैं। साथ अंत में 2 चीजें मैं एक साथ लेना चाहूंगा यहाँ पे आपके कृषि का जो अंतिम बिंदु है, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। ट्रक कृषि पे प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, इसको आप इसके नाम से याद रख सकते हैं। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि समस्त प्रकार के परिवहनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उन ट्रकों को परमिशन लॉकडाउन में भी थी जिन्होंने खाद्यान्न सामग्री, सब्जी और फल और दूध गांव और खेतों से लेकर शहरों में उपलब्ध करवाने के लिए उनको परमिशन थी। अतः ट्रक कृषि का नाम इसलिए पड़ा है कि शहरों के पास के आसपास का वह परिधि जहां पर वह फल और सब्जी उत्पादन होने के तुरंत बाद ताजा फल और सब्जी शहरों को रात भर ट्रक चलने की दूरी के आधार पर सुबह मंडी के अंदर ताजे फल और सब्जी मिल जाएं। अतः इस प्रकार के परिक्षेत्र में किए जाने वाले फल और सब्जी के उत्पादन को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया है, साग और सब्जियों की कृषि कहा जाता है। और इसमें विशेष रूप से याद रखने की बात है, ट्रकों के द्वारा परिवहन। कहने का मतलब है कि आसानी से फल सब्जी तोड़ने के बाद में सुबह तक पहुंच जाए और ताजा इसका नगरों के अंदर सप्लाई हो जाए। अंतिम में जो है आपका फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि और ट्रक कृषि में एक ही अंतर है, दोनों के अंदर वहां पर फल और सब्जी को, ताजा फल और सब्जी को नगरों के अंदर पहुंचाई जाती है, और फलोद्यान में फल और फूल उनको ताजे नगरों के अंदर पहुंचाई जाती है। समानता दोनों में यह है कि दोनों के दोनों नगर के समीप आसपास उगाए जाते हैं, ताजा उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यहाँ पर यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर यदि हम फलों की बात करें तो इसमें केला, आम और नारियल है। यदि हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर फल और
सब्जी की बात करें तो सेब, नाशपाती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो इसमें नींबू, नारंगी और अंगूर है। भारत में विशेष रूप से फल उत्पादन के अंदर गुलाब के फूल और गेंदा के फूलों का अधिक ही यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है। और किसान कृषि के द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीकों से की गई कृषि, जितने भी 7-8 प्रकार के कृषि के प्रकारों की हमने बात की है, उनके प्रकार के विशेषताओं और उनके परिक्षेत्रों को याद रखते हुए इनके नाम के आधार पर कृषि का जो प्रश्न है विशेष रूप से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, हम प्राथमिक व्यवसायों के 6 नंबर के व्यवसाय कृषि के बाद में हम बात करेंगे लकड़ी काटना। लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है और प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में यह सीधा प्रकृति से जुड़े हुए संसाधनों पर निर्भर करता है, अतः इसे हम प्राथमिक व्यवसाय में श्रेणी में लिया गया था। लकड़ी काटने का जंगलों से लकड़ी का पेड़ को काटना, पेड़ से गट्ठर बनाना और गट्ठर को बनाते हुए उसका परिवहन के द्वारा साधनों के अंदर लेके आरा मशीन तक की जाने की संपूर्ण प्रक्रिया लकड़ी काटने के अंदर आती है। और इस लकड़ी काटने के कार्यक्रम, इस व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय के अंदर किया गया है। और इससे हमें 2 प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। एक, हमें लकड़ी काटने से ईंधन प्राप्त होता है और दूसरा, हम कच्चे माल हेतु लकड़ी काटते हैं। कच्चे माल हेतु हमें फर्नीचर हेतु रॉ मटेरियल मिलता है। साथ ही कागज उद्योग को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जब कागज उद्योग होता है तो उसको रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ लकड़ियों से प्राप्त होता है। तो ईंधन के लिए, कागज उद्योग के लिए और इमारती लकड़ी कच्चे माल के लिए, फर्नीचर के लिए, ये 3 चीजों के लिए हमें लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में लिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय जो वन क्षेत्र हैं वहां पर लकड़ी काटने के कार्यक्रम में जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की हम बात करें तो साल है, सागौन है, महोगनी है, चंदन, रोजवुड आदि उष्ण कटिबंधीय परिक्षेत्र के वनों के द्वारा लकड़ी काटने के कार्य में इन पेड़ों को काटा जाता है। साथ ही हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कारक होते हैं जो लकड़ी काटने के प्राथमिक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमें संसाधन परिवहन की अति आवश्यकता होती है। जिन परिक्षेत्रों के अंदर परिवहन के संसाधन अत्यधिक विकसित हैं वहां पर यह उद्योग, यह प्राथमिक व्यवसाय अधिक है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी जो वन है वहां पर भी हम इस प्रकार के काटने के लिए व्यापारिक रूप से, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अपनी बुक के पिक्चर्स में, फोटो में देखा होगा कि जो लंबे लंबे पेड़ों के तने होते हैं वो एक साइज के होते हैं, बड़ियां होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वनों से व्यापारिक रूप से हम इस लकड़ी काटने के प्राथमिक व्यवसाय को जोड़ सकते हैं। वर्तमान में यदि हम पेड़ों की इसी प्रकार अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो यह इस प्रकार एक अपने प्रकृति पर हमें माइनस पॉइंट या विपरीत प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। इससे कारण हमें वन कम हो जाएंगे। लगातार यदि हम पेड़ काटते रहेंगे तो वनों की संख्या, पेड़ों की संख्या कम होने के कारण पूरे पृथ्वी के ऊपर वन का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा। साथ ही यदि वनों के अंदर पेड़ पौधे कम होंगे, अपने भूमि में पेड़ पौधे कम होंगे, पेड़ों की संख्या कम होगी तो मिट्टी अपरदन की समस्या हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी रोकी जाती है और जब नदी, वर्षा या अन्य बहाव क्षेत्र होते हैं तो वहां से मिट्टी कट जाती है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी अपरदन की समस्या आ जाती है। धीरे धीरे पेड़ों के अन्य जो नेगेटिव इफेक्ट है उसके कारण पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याएं पैदा होती हैं। अतः हमें इस पेड़ पौधों को लकड़ी काटने के कार्यक्रम, सरकार ने नीति निर्देश और निश्चित सीमाएं कर रखी है, नियम बना रखे हैं और साथ ही हमें अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। इसके बाद में हम बात करूंगा खनन। खनन किसे कहते हैं? प्राथमिक व्यवसायों में कृषि लकड़ी काटने के बाद में जब हम खनन के ऊपर आते हैं तो खनन केवल हम खानों को से जो अपने धातु निकालते हैं या अन्य पदार्थ निकालते हैं उसे खनन नहीं कहते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस हमें उस पृथ्वी के भूपटल पर प्राप्त आंतरिक
धातु, अधातु या अन्य प्रकार के जो भी खनिज पदार्थ हैं, उन खनिज पदार्थों का सर्वे करके पता लगाना और उसको फिर ऐश के रूप खानों से ऐश को बाहर निकालना और ऐश के धातु प्राप्त करना, यह सारे के सारे जो प्रोसेस होता है उसे प्रारंभिक चरण को हम खनन कहते हैं। हमें यहाँ पे बात करें कि खान से हमें ऐश खोद कर निकाला जाता है, जिसे हम खनन कहते हैं। और इस खनन की प्रक्रिया का आगामी जो चरण है वह धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में लिया जाता है। खनन के द्वारा हमारा जो भी प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक का जितना भी चरण लिया गया है, उन समस्त चरणों को यदि हम युग के रूप में ले, जिस समय हमें जिस प्रकार का धातु प्राप्त हुआ है खनन की प्रक्रिया के द्वारा, उस युग को उस धातु के नाम से ही जाना जाता है। जिस प्रकार मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे लेना चाहूँगा कि प्रारंभिक जब आदि युगी कालीन था, उस समय हमें खानों से पत्थर खोद कर ही निकालते थे, उसे हम पाषाण युग कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हमें ताम्र युग आया और ताम्र युग के बाद में कांस्य युग आया और वर्तमान में हम बात करें तो लोह युग के बाद में इस्पात युग। वर्तमान के युग को हम कौन से खनन के द्वारा युग से जानते हैं? इस्पात युग के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं। इस खनन की प्रक्रिया को हम आगे यदि पढ़ें, आगे बुक में इसको प्रभावित, इसकी खनन की विशेषताएं हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, खननों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है और प्रकृति के अंदर खनिजों का वितरण क्या है, उसके आधार पर यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा खनिजों के प्रभावित करने वाले कारक। कारकों के अंदर हम बात करें दो भागों में विभाजित किया है, एक प्राकृतिक दशाएं और एक मानवीय दशाएं। वे सारे के सारे प्रभावित करने वाले कारक जो प्रकृति द्वारा तय किए जाते हैं या प्रकृति द्वारा निर्भर करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक दशाएं कहते हैं। और यदि खनन की प्रक्रियाओं को मनुष्य के द्वारा किए गए क्रिया या प्रतिक्रिया के द्वारा यदि प्रभावित होते हैं तो उन्हें हम मानवीय दशाएं कहते हैं। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाएं में हम खनिज के भंडार, पहले से प्रकृति के अंदर खनिज का कौन से परिक्षेत्र में कौन से खनिज का भंडार है, यह प्रकृति के द्वारा तय किया हुआ है या उस प्रकृति में अंदर प्राप्त है। खनिजों की कोटि क्या है, खनिजों की किस्म क्या है, खनिज किस स्तर के हैं, किस लेवल के हैं, उनकी मात्रा क्या है, उनकी संलग्नता क्या है और प्राप्त खनिजों को निकालने के बाद में हम उनको बाजार के अंदर किस प्रकार निकाल कर यूज कर सकें, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। मान्य दशाओं की यदि मैं बात करूं तो यहां पर हम तय कर सकते हैं कि मान्य दशाओं के अंदर खनिज की मांग क्या है। हमें मान लो कि जिस परिक्षेत्र के अंदर कोयला अधिक निकल रहा है या कोयले की प्राकृतिक वहां पे स्थिति है लेकिन उसकी मांग नहीं है, तो वह खनन का प्रक्रिया वहां पे रुक जाएगी। लेकिन यदि जहां पर मान लो कि आवश्यकता और मांग अधिक है तो उसके अंदर अधिक लेबर लगाकर, अधिक मशीन लगाकर उसका उत्पादन अधिक किया जाएगा। यह मानवीय दशाएं तय करती हैं। साथ ही हमारे पास में खनन है, खनन के धातु मिल गया, खनन कर लिया, उसके बाद में उसको बाजार में मिल गया, लेकिन बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता है। खनन बहुत जो पदार्थ होते हैं, लोह धातु पदार्थ होते हैं, भारी मात्रा में होते हैं, उनके वजन अधिक होता है, उनके परिवहन के लिए आसानी से रेल मार्ग या जल मार्ग की उपलब्धता होती है, जिसके कारण हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर पूंजी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। श्रम और तकनीकी विकास, ये सारी की सारी मान्य दशाएं जहां पर अनुकूल रूप से पाई जाती हैं, वहां पर इस प्रकार खनन के उद्योग अधिक विकसित किए जाते हैं। साथ ही यदि बात करें खनिजों की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं उस पर निर्भर करती हैं कि वह खनन अधिक मात्रा में होगा या कम मात्रा में होगा। तो खनन की विशेषताओं में तय करता है कि उसका वितरण क्या है, उसकी निश्चित कितना है कि ये वहां पे निकलेगा कितनी मात्रा में, और उसके अनवीनीकरणीय अर्थात खनिज एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। यदि पृथ्वी के नीचे की स्थिति के अंदर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यदि वो चिन्हित किया जाता है तो वह निश्चित मात्रा में है। उसको आगामी पीढ़ी के भविष्य के लिए संजो कर धरोहर के रूप में हमें खनन को उपयोग में लेना चाहिए। साथ ही अनवीनीकरण होता है, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। बहुत वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद में सतत लंबी प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार धातुओं का निर्माण दोबारा होता है। देश आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश किसी भी खनन की विशेषताओं का ये विशेषता है कि सभी के सभी
खनिज एक देश के पास में उसकी धरोहर नहीं है, उसको पूरे ग्लोबलाइजेशन पे निर्भर रहना पड़ता है कि हमें पेट्रोल कहां से लेना होगा, हमें डीजल कहां से लेना होगा, हमें तांबा कहां से लेना होगा, हमें कोयला कहां से, तो वह उसके पाए जाने के स्थान के ऊपर निर्भर करता है। यह खनिजों की विशेषताओं की बात है। खनिजों का उत्खनन, उपयोग और बाजार और मांग ये तय करती है वहां के खनिज पदार्थों के खनन उद्योग को। ये सारी की सारी यदि पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वह खनिज से जो खनन की प्रक्रिया है वो ज्यादा डेवलप होगी। साथ ही हम बात करना चाहेंगे खनिजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर यहां पर हम बात करें कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व की प्रकृति पर हम जब तय किया गया है, देखा गया है, तो यहां पर 1600 से अधिक खनिज उपलब्ध है। अपने पृथ्वी के भूपटल पर 1600 से अधिक खनिज भूपटल पर उपलब्ध है, जिनमें से लगभग 200 खनिज औद्योगिक उपयोग के काम में लिए जाते हैं और विशेष रूप से 80 खनिज हैं जो खनिज आवश्यक, जो उद्योगों के लिए आवश्यक खनिज हैं, उनकी संख्या 80 है। वो जो हैं उनका वर्गीकरण हमने यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पर हम बात करते हैं धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज के अंदर हम इसको फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज के अंदर लोहा है, तांबा है, जस्ता है और इसके अलोह धातुओं के अंदर भी हम इसमें बात करते हैं। धात्विक खनिज के अंदर, अधात्विक खनिज के अंदर हम बात करते हैं जिसमें इमारती लकड़ी है, अन्य प्रकार के जिसके अंदर धातु नहीं है, वो सारे इसमें आते हैं। ईंधन खनिज के यदि हम बात करें, इसके अंदर पेट्रोलियम है, गैस है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सारे के सारे आपके ईंधन खनिज के अंदर आते हैं, जो आपके खानों के द्वारा खोद कर बाहर निकाले जाते हैं। अंतिम इसके अंदर है खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण की यदि हम बात करें तो हमें पता है, हमने प्रारंभिक कक्षाओं में अच्छे से पढ़ा है कि खनिज प्रकृति के अंदर भूपटल पर किसी न किसी चट्टान के अंदर दबने और अधिक समय तक प्रेशर, ताप और दाब की परिस्थितियों के कारण तय होने के बाद में वो एक खनिज की अवस्था में आता है। और हमें पता है भूपटल के समस्त प्रकार के जो वर्गीकरण है, जो चट्टानें हैं, वो 3 भागों में विभाजित की गई हैं, जो हमने प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययन किया था। तो यहां पर आपका जो खनिजों का वितरण है वह आगेन चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान में उसके गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अतः खनिजों का वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले मैं यह बात करना चाहूंगा, प्रारंभिक जो चट्टान आगेन प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिनके अंदर सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, अब्रक आदि आगेन चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कायांतरित चट्टान है, लंबे समय के बाद में आगेन चट्टानों का रूप परिवर्तित होकर जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं। और उन कायांतरित चट्टान में ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर हमें इसको खनन के रूप में प्राप्त होता है। अंत में यहाँ पर अवसादी चट्टान है। जिस प्रकार हमने कोयला, ग्रेफाइट और पेट्रोलियम ये जो है ये हमने प्राप्त करने की स्थिति चट्टानों की स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। ग्रेफाइट के बाद में यहाँ पे कोयला है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, ये अवसादी चट्टानों में मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर जो एक इकाई पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 एक मानव व्यवसाय के जो इकाई है जो 6 नंबर की है, उसका दूसरा पार्ट 8 नंबर का पार्ट है, जिसको हमने इस तीसरे ऑनलाइन क्लास स्टडी में हमने लिया है। इसको आप अच्छे से देखें, पढ़ें और हमारे इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको आगे जुड़े रहने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए इसे अधिक से अधिक लाइक करें।